जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप केंद्र के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं या डिफेंस के पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि महंगाई भत्ते से जुड़ी एक ऐसी अपडेट शेयर करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में, जो आने वाले दिनों में सीधे-सीधे हमारी जेब पर असर डालने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि वो बड़ी अपडेट क्या है, जो महंगाई भत्तों से जुड़ी हुई है। ये और इसके साथ-साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक इस वीडियो की जानकारी पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करूंगी, फिर इसके बाद महंगाई भत्तों से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। देखिए, एक पेंशनर्स यहाँ लिख रहे हैं कि मैडम नमस्ते, मैं आसाम राइफल से रिटायर हूँ और मैंने 2019 से सीएसडी कैंटीन नहीं गया हूँ, तो मेरा कैंटीन कार्ड जो है बंद हो गया होगा क्या या नया बनाना पड़ेगा? यही अपडेट जो है बताइएगा इसके बारे में, यानी कि क्या अपडेट है? तो देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि पहले ये था कि अगर सीएसडी कार्ड को लंबे समय तक आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो बंद हो जाता था या फिर उसको एक्टिवेट कराने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। पर अब इसमें थोड़ा-सा सुधार हो गया है। आप भले ही कितने कुछ सालों से आप जो है कैंटीन नहीं जा पाए हैं, उस कार्ड से कुछ परचेज़ नहीं किया है, लेकिन आप जैसे ही किसी कैंटीन में जाएँगे, वहाँ उनसे जो वहाँ बैठे होते हैं बंदे, उनसे बात करेंगे कैंटीन एजेंसी वगैरह से, तो इससे लेकर जुड़ी हुई जो भी कार्रवाई है वो लोग कर देंगे और आपका कार्ड जो है वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। आपको किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो नहीं होने वाली है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते, मैं 2019 नवंबर में आउट हो गया, 26 साल सर्विस करके मेरी बेसिक पे 23,750 रुपीज़ बनी है और मेरे साथ वालों को मेरे से ज़्यादा पेंशन मिलती है, तो क्या होता है? इसके बारे में क्या करना चाहिए बताइए? उनकी बेसिक पे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि ज़्यादा आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात, आप 2019 में रिटायर होकर आए हैं, 26 साल आपकी सर्विस है, तो अगर डिसेबिलिटी वगैरह नहीं है, रेड इंक एंट्री नहीं है, कोई सीरियस पनिशमेंट नहीं मिली है, तो आपको नायब सूबेदार की पेंशन मिलनी चाहिए, एमएससीपी मिलनी चाहिए थी। और अगर एमएससीपी मिली, तो देखिए 26 साल वाई ग्रुप की ही अगर हम बात कर लें, तो भी बेसिक जो है वो बहुत ज़्यादा है, ओआरओपी 3 में भी। तो 23,750 रुपए ये कहीं से भी सही नहीं लग रही है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा कमेंट करिए, जिसमें अपना रैंक भी लिखिए कि आप कौन-सी रैंक से रिटायर होकर आए हैं, क्या आपको एमएससीपी मिली है या नहीं मिली है? तो इसके बारे में कमेंट करिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि इन्होंने अपना नंबर वगैरह लिखा है, आगे लिख रहे हैं कि मैं हवलदार सुरेंद्र कुमार और ये 2003 दिसंबर में रिटायर होकर आए हैं। मुझे एसीपी लागू है या नहीं, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। सर आपने ये तो लिखा कि आप 2003 में रिटायर होकर आए हैं, हवलदार आपकी रैंक है। कितने साल सर्विस थी ये आपने नहीं लिखा है। क्योंकि देखिए, अगर 20 साल या 25 साल भी सर्विस है, तो हवलदार रैंक है, भले ही आप 2003 में रिटायर होकर आए हैं, तो भी ठीक है। अगर 30 साल या उससे ज़्यादा सर्विस है, तब आप जो है एसीपी आपको नायब सूबेदार की मिल सकती है। ऑलरेडी आप हवलदार रैंक से रिटायर हैं, तो आपको उसकी पेंशन तो आती ही होगी। अब एसीपी में क्या है, 10 साल में नायक, 20 साल में हवलदार और 30 साल में नायब सूबेदार, कुछ इस तरीके से प्रमोशन का फ़ॉर्मूला होता है एसीपी में। तो नायब सूबेदार की एमएससीपी के लिए या तो 30 साल कंप्लीट होने चाहिए या फिर हवलदार रैंक में आपने 10 साल कंप्लीट सर्विस कर दी है, ये ज़रूरी है। तो आप थोड़ा ये याद कर लीजिए कि जो हवलदार का प्रमोशन है आपको कौन-से साल में मिला था। तो अगर वो सब कुछ कैलकुलेट वगैरह करके आप मुझे कमेंट करिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार, मेरे पापा रेलवे कर्मचारी थे, उनका रिटायरमेंट 31/3/2013 को हुई थी। बेसिक पे उस टाइम 6,030 रुपए था। मेरे पापा का डेथ जो है 15/8/2013 को हो गया था। ड्यूटी 28 साल 7 महीने और 18 दिन हुई है। अभी मेरी माताजी को जो पेंशन मिल रही है 14,000 मिलता है। क्या पेंशन सही है? और आगे इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ रिप्लाई देना।
देखिए, सबसे पहली बात सर कि आपने ये तो लिखा कि 15/8/2013 को पिताजी की डेथ हो गई, तब उनकी एज कितनी थी, ये आपने नहीं लिखा है। दूसरी बात कि आप जो लिख रहे हैं कि 14,000 ये बेसिक है या पूरी पेंशन मिलाकर सिर्फ 14,000 आ रही है? दोबारा कमेंट करिए और इन दोनों ही सवाल का जवाब जो है उस कमेंट्स में दीजिए, ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि आपको आगे इसके लिए क्या कार्रवाई करनी है। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, 30 जून 2019 को पेंशन आए थे सीआरपीएफ से, तो क्या नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा? 2007 से हवलदार हूँ। एक और ही ऐसा एक कमेंट था जिस इस कमेंट्स के साथ आया था। तो दूसरे हमारे एक पेंशनर्स थे, वो भी लिख रहे थे कि भाई मेरा भी सेम ही केस है, कोई एरियर वगैरह नहीं मिला है। नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर परेशान थे। तो जैसे कि मैंने कहा कि देखिए, रेलवे वाले जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए तो नेशनल इंक्रीमेंट का लेटर्स वगैरह जारी आ गया है, लेकिन डिफेंस की तरफ से या किसी अन्य विभाग की तरफ से कोई भी ऐसा लेटर नेशनल इंक्रीमेंट का अभी तक नहीं आया है। तो आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, नहीं तो सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन कर दीजिए आपके विभाग से, आपके रिकॉर्ड से, इसको लेकर आपको जवाब ज़रूर से मिल जाएगा। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि जय हिंद, मुझे ये बताएं कि आर्मी में और सीएपीएफ में फैमिली पेंशन कितना परसेंटेज है? कृपया जानकारी हो तो बताइएगा इसके बारे में। देखिए, फैमिली पेंशनर्स का जो परसेंटेज है वो एक ही रहता है। हालाँकि इसको 100% करने के लिए माँग उठी है, लेकिन अभी ऑर्डिनरी रेट से पेंशन मिलती है या एनहांस रेट से पेंशन मिलती है, जिसकी दर सभी के लिए समान है। तो जिस हिसाब से आर्मी, एयर फोर्स, नेवी की जो फैमिली पेंशनर्स है, उनकी पेंशन कैलकुलेट होती है, इसी तरीके से अन्य विभागों की पेंशन जो है वो कैलकुलेट होती है। चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता यानी कि डीए और दैनिक भत्ता यानी कि डीआर को लेकर ये बड़ी मांग रखी है। अब जानिए कि ये मांग क्या है, कर्मचारी क्या कहना चाहते हैं। देखिए, 8वें वेतन आयोग के संबंध में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण समाचार आ रहा है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने वेतन आयोग को एक नया पूरक ज्ञापन सौंपा है। यानी 8वें वेतन आयोग के तहत एक बहुत बड़ी मांग महंगाई भत्ते को लेकर यहाँ पर पहुंचाई गई है। अब देखिए, ईआईडी एईएफ ने 8वें वेतन आयोग को एक पूरक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। डीएडीआर गणना के लिए एक नया फॉर्मूला लागू करने की यहाँ पर मांग की गई है। वर्तमान प्रणाली वास्तविक लागत और मुद्रास्फीति को प्रतिबिंबित नहीं करती है। कर्मचारी विशिष्ट सूचकांक यानी उपयोगिता कारक में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं। यहाँ पर ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कई दिनों से देखिए, आपने भी देखा होगा कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम महंगाई तो बढ़ रही है, दवाइयों में महंगाई दिख रही है, जीवन ज़रूरियातों की चीज़ों में महँगाई दिख रही है, लेकिन क्या वजह है कि केंद्र सरकार जब महँगाई भत्ता बढ़ाती है, तो उसका परसेंटेज जो है सिर्फ़ 2 या 3% रहता है। तो महँगाई भत्तों के आंकड़ों में हमें महँगाई क्यों नहीं दिख रही है? अब इसकी वजह की अगर बात करूँ तो यही वजह सुधारने के लिए, यानी 8वें वेतन आयोग में भी ये गलती ना दोहराई जाए, इसको लेकर ये बड़ी माँग जो है रखी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण समाचार आ रहा है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ, जैसे कि मैंने कहा, एआईडीईएफ ने वेतन आयोग को एक नया पूरक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में संघ ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए और पेंशन भोगियों के लिए डीआर की गणना में मौजूदा फॉर्मूले की समीक्षा करने और एक नया फॉर्मूला लागू करने की पुरजोर मांग की है। यानी अभी जो फॉर्मूला है वो काफी नहीं है महंगाई भत्ते की गणना को लेकर। तो 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्तों की गणना जो है उसका फॉर्मूला बदलना चाहिए। कुछ इस प्रकार की मांग जो है भेजी गई है। और इसके साथ-साथ देखिए, यहाँ पर तर्क क्या दिया गया है। एआईडीईएफ का तर्क है कि मौजूदा प्रणाली कर्मचारियों और सेवानिवृत्तों पर लागत और मुद्रास्फीति के वास्तविक बोझ को सही ढंग से नहीं दर्शाती है। कर्मचारियों की मांगों और उनके वेतन और पेंशन पर इसके संभावित प्रभाव को विस्तार से समझने की जरूरत है। आगे देखिए, अगर ये मांग मान ली जाती है तो कैसे फर्क पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। अभी देखिए, डीए और डीआर की गणना कैसे की जाती है। वर्तमान प्रणाली के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी कि डीए और पेंशन भोगियों के पेंशन भत्ता यानी डीआर में संशोधन का निर्णय औद्योगिक श्रमिक के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत के आधार पर किया जाता है। यह सूचकांक कर्मचारियों की क्रय शक्ति को मुद्रास्फीति से बचाने के लिए बनाया गया है। अब इसमें देखिए क्या मांगा है, मौजूदा फॉर्मूले पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, संघ का कहना है कि मौजूदा फॉर्मूले में कई खामियां हैं और यह अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों द्वारा सामना की जा रही मौजूदा मुद्रास्फीति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। कम आय वर्ग पर बोझ बढ़ा है।
2022-23 के संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य और पेय पदार्थों को केवल 36.75% मार दिया गया है। हालांकि कम आय वर्ग और पेंशनभोगी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन, दवाइयां, शिक्षा और मकान किराए जैसी आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करते हैं। उनके लिए वास्तविक मुद्रास्फीति आधिकारिक सूचकांक से कहीं ज्यादा अधिक है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि हम जब बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, दवाइयों को खरीदने जाते हैं, तब हमें महंगाई दिख रही है। पर जो केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, उसमें हमें कहीं पर भी महंगाई नजर नहीं आ रही है। अब देखिए, कर्मचारी संगठनों ने इसको लेकर सुझाव क्या दिए हैं। संघ ने इन कमियों को दूर करने के लिए वेतन आयोग को कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। कर्मचारी विशिष्ट सूचकांक, एक नया जीवन यापन लागत सूचकांक विकसित किया जाना चाहिए, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खर्च करने के तरीकों को सटीक रूप से दर्शाता हो। बुजुर्गों की देखभाल को प्राथमिकता देना, भविष्य में वेतन और पेंशन सुधारों में बुजुर्गों की देखभाल की लागत पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तो हो सकता है कि इनका ये भी कहना हो कि जो एडिशनल पेंशन है, जैसे कि 80 साल के जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, उनको एडिशनल पेंशन मिलता है, इसी तरीके से उनको महंगाई भत्तों से भी राहत और ज़्यादा मिलनी चाहिए, या कुछ इस प्रकार से भी जो है माँग केंद्र सरकार के सामने रखी जा सकती है। लेकिन अभी महंगाई भत्तों की गणना के फ़ॉर्मूले को बदलने की पुरजोर से माँग जो है केंद्र सरकार और वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखी जा चुकी है। अब ये केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पर है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से बचाने के लिए, महंगाई की मार से बचाने के लिए मतलब साल में जो 2 बार महंगाई भत्तों में जो बढ़ोतरी होती है, अब इसमें उदारता दिखाती है, या कर्मचारी या पेंशनर्स को अपनी पेंशन या जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी के लिए हर 10 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये तो आने वाले दिनों में क्लियर होगा। तो ये कुछ अपडेट थी जिसको लेकर आज की इस वीडियो में आई थी। अब ये सारी अपडेट आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। और आज के इस वीडियो से जाते-जाते जून महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर कुछ क्लियर कर दूँ। देखिए, पहली बात तो जून महीने की पेंशन का मैसेज स्पर्श टीम के द्वारा बहुत ही लेट आना शुरू हुआ था, और अभी तक बहुत सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिसको ये मैसेज नहीं मिला है। व्हाट्सएप पर भी लगातार इसको लेकर मैसेज आए हैं, और फ़ोन भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो इन सभी को मैं एक साथ जवाब दे रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, आपके पास स्पर्श टीम के द्वारा जून महीने की पेंशन क्रेडिट का एडवांस मैसेज भले ही नहीं आया हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन आपके खाते में समय से क्रेडिट हो जाएगी। तो चलिए, यही कुछ जानकारी थी, और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।